हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। लेकिन इतने लोकप्रिय नेता की हत्या करना क्या इतना आसान था? क्या थी राजनीतिक स्थितियाँ, क्या था घटनाक्रम? हम एक मूवी द गांधी मर्डर के माध्यम से इसको जानेंगे। तो चलिए कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। सन 1947 में देश के आज़ाद होने का स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन उसी के साथ ही देश के पार्टीशन का एक काला इतिहास भी लिखा जा रहा था। देश में दंगे हो रहे थे, हर जगह कत्लेआम हो रहा था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी और स्थिति बद से बदतर हो गई थी। लाहौर में मदन लाल पाहवा किसी तरीके से अपने आप को बचा रहा था और आखिर में सेना आ गई और उसको बचाकर ले जाती है इंडिया बॉर्डर से होते हुए वह कई दिनों तक रिफ्यूजी कैंपों में रहा और उसके बाद धीरे धीरे होते हुए वह बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में उसे काम ढूंढना था। एसपी सुनील रैना और टीजी ये लोग मिलकर देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं और कैसे दंगों से उबरना है इस पर बातचीत करते हैं। महात्मा गांधी अपनी सभा में हिंदुओं से शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर विष्णु करकरे नाम का एक आदमी उठ खड़ा होता है और कहता है कि हिंदू अब नहीं रुकेंगे। महात्मा गांधी सरदार पटेल से कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों से कहा जाए कि वो लोग सत्य और अहिंसा का पालन करें, जिससे कि दंगे न भड़कें। सरदार पटेल कहते हैं कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और सत्य अहिंसा अब काम करने वाला नहीं है। हिंदू महासभा संघ में एक कार्यक्रम हो रहा है और कहा जा रहा है कि गांधी जी की ये नीतियाँ हिंदू के लिए खराब हैं और हिंदुओं को भी अब आगे आकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। इधर मदन को संघ से बुलावा आता है। वहाँ पर वह जाता है तो विष्णु करकरे उससे मिलता है और उसे पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। मदन कहता है कि वह लोगों की सेवा करना चाहता है। विष्णु उसे एक टेप सुनाता है जिसमें जिन्ना कह रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए है और हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए। डीसीपी जमशेद जी बॉटलीवाला यानी कि जिम्मी मदन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। वह मदन से कहता है कि तुम इन सबसे दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मदन को एक जॉब की बहुत ज़रूरत है। हिंदू महासभा संघ उसकी मदद करती है और उसे एक बम की फैक्ट्री में जॉब दे देती है। एक दिन जिम्मी इनकी फैक्ट्री पर रेड डालता है, लेकिन ये लोग भागने में सफल हो जाते हैं। जिम्मी के इस काम के लिए बॉम्बे के होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई उसकी तारीफ करते हैं। रैना अपनी टीम के साथ हिंदू संघ के ऑफिस में धावा बोलता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ मिलता नहीं है। वह वार्निंग देके चला जाता है। इसलिए विष्णु अपने लोगों को और सतर्क होने के लिए कहता है। यहाँ पर रैना जिम्मी से अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध 5 साल तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जब अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है उसके बाद से लोग एकीकृत हो जाते हैं और फिर से सुरक्षा व्यवस्था सुचारू हो जाती है। इस पर जिम्मी पूछता है कि क्या इंडिया में भी ऐसा संभव है? रैना कहता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। महात्मा गांधी माउंट बेटन से मिलते हैं। बेटन उन्हें कुछ सहयोग करने के लिए कहता है। दरअसल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिया जा रहा था। कांग्रेस इससे मना कर रही थी क्योंकि 47 का युद्ध हो रहा था और ये लोग सोच रहे थे कि अगर पैसा जाएगा तो पाकिस्तान इसका गलत फायदा उठा लेगा। माउंट बेटन गांधी जी से कांग्रेस को मनाने के लिए कह रहे हैं। अगले दिन रेडियो पर खबर आती है कि गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी है। उसका कारण है कि जो आपसी दंगे हो रहे हैं और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिया जाना। इस पर नाथूराम गोडसे और अन्य लोग तमतमा जाते हैं कि महात्मा गांधी देश का विनाश करके ही मानेंगे और तुरंत महासंघ की बैठक बुलाई जाती है और कहा जाता है कि अब हम लोग बात नहीं करेंगे, अब हम लोग हथियार उठाएंगे। देश की अधिकतर जनता गांधी जी से संतुष्ट नहीं थी और कह रही थी कि गांधी जी को मरना हो तो मर जाएं, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देंगे। तभी नेहरू वहाँ से गुजरते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपने पिता की हत्या की बात सोच भी कैसे सकते हो, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया। और भीड़ शांत हो जाती है। इधर संघ के लोग प्लान करते हैं और दिल्ली जाने का विचार करते हैं। इनकी गतिविधियों पर पुलिस इंटेलिजेंस पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। इनको भी अंदेशा था कि गांधी जी की हत्या की बात हो रही है। रात में रैना अब्राहम लिंकन की मौत का सपना देखते हैं और अगले सुबह वह जिम्मी के पास पहुंच जाते हैं और आगे की कार्रवाई न करने के लिए कहते हैं। जिम्मी गुस्सा हो जाता है, उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वह समझाते हैं कि गांधी जी पहले से ही घुट रहे हैं। जब से पार्टीशन हुआ है उनका दिल टूट गया है। उनकी सत्य अहिंसा की विचारधारा की धज्जियां पूरी तरीके से उड़ गई हैं। उनका बस शरीर जीवित है, आत्मा तो पहले ही मर चुकी है। जिम्मी इस बात से संतुष्ट तो नहीं होता है, लेकिन वह आगे किसी को फ़ोन भी नहीं करता है। इधर संघ के लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और कांग्रेस के एक भाषण में शामिल होते हैं जिसमें नेहरू जी जनता को मना रहे हैं पैसे देने के लिए। वह लोगों से एकता और समभाव की बात कर रहे हैं और गांधी जी की बात मानते हुए पाकिस्तान को पैसा देने की बात कह रहे हैं। इस पर मदन लाल गुस्सा होकर स्टेज पर चढ़ जाता है। उसे पुलिस पकड़ती है और बहुत मारती है। भाषण के बाद नेहरू जी मदन से मिलते हैं और उसे देश के लिए समर्पित होने कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छुआ? मदन कहता है कि गलती से बेटी आपकी छू गई, आपको इतनी दिक्कत हो रही है। मेरे तो माँ बहन सभी लोग मारे गए हैं। मदन को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और अब ये लोग प्लान कर चुके थे गांधी जी की हत्या का। 20 जनवरी को उन्हें मारने की डेट रखी गई, लेकिन ऐन वक्त पर बंदूक उनका काम नहीं करता है। तब मदन प्लान बनाता है कि
वह एक ग्रेनेड फेंकेगा जनता के भागने के लिए, दूसरा ग्रेनेड वह गांधी जी पर फेंक देगा जिससे उनकी मौत हो जाएगी। प्लान तय हो गया। गांधी जी का कीर्तन भजन हो रहा था, तभी मदन ने ग्रेनेड फेंक दिया। लोग भागने लगे, लेकिन गांधी जी ने सबको रोक दिया, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बैठ जाइए। और दूसरा ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत मदन नहीं कर सका और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, मदन को पकड़ लेती है। बाकी के साथी भाग जाते हैं। इंटेलिजेंस ने मदन को बहुत प्रताड़ित किया सब कुछ सही सही बताने के लिए, लेकिन मदन मुंह नहीं खोलता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अब पुलिस टीम पूरी तरीके से सतर्क हो गई थी। दिल्ली से एक टीम मुंबई भेजी गई जहां पर आतंकियों के होने की संभावना थी। मोरारजी देसाई ने भी अपने सबसे चहेते जिम्मी को बुलाया और महात्मा गांधी की सुरक्षा करने का वायदा लिया। टीजी ने भी रैना को तुरंत हवाई जहाज से मुंबई जाने के लिए कहा, लेकिन रैना ने कहा कि उसे हवाई जहाज से दिक्कत होती है, वह ट्रेन से जाएगा। और रास्ते में जाते हुए वह संगम में स्नान भी करता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ पाप किया है। इधर नाथूराम ने डिसाइड कर लिया कि वह जाकर सामने से गांधी जी को गोली मारेगा। रैना मुंबई पहुंचकर जिम्मी से मिलता है। जिम्मी एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें सभी कल्प्रिट्स के नाम हैं और उन्हें बस पकड़ना है, लेकिन रैना मना करता है और कहता है कि देश को इस चीज़ की ज़रूरत है और बॉम्बे में होने वाले कम्युनल दंगों को रोकने के लिए कहा। पूना में एक आदमी मजिस्ट्रेट के घर भेस बदल कर जाता है और कहता है कि कुछ ब्राह्मण गांधी जी की हत्या करने वाले हैं, कृपया उसे रोका जाए। टीजी वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की सुरक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि बिरला हाउस में सभी आदमियों की चेकिंग कराने की मांग की जाए। पटेल ने कहा कि वह बात कर चुका है, लेकिन गांधी जी नहीं मान रहे हैं। 4-5 दिन और रुक जाओ, उसके बाद गांधी जी को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहर में रेड अलर्ट हो गया और संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाने लगा। नाथूराम, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी कल के लिए तैयार हो गए थे। 30 जनवरी की दोपहर को टीजी को किसी ने बताया कि बिरला हाउस के जंगलों में गोली चलने की आवाज़ आई है। टीजी वहाँ के लिए तुरंत रवाना हो जाते हैं। शाम को 5 बज रहे थे। पटेल जी गांधी जी से मिलने आए थे। मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई तो पटेल जी ने कहा कि 2 लोग और मिलने आए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना के लिए मैं पहले से ही 10 मिनट लेट हो गया हूँ, उन लोगों से बोल दो कि अगर मैं जीवित रहा तो प्रार्थना के बाद उनसे मिल लूँगा। इसके बाद सरदार पटेल वहाँ से चले गए और गांधी जी बिरला हाउस से बाहर निकले। वह अपनी दोनों पोतियों मनु और आभा के साथ थे। तभी भीड़ में से नाथूराम निकला और वह गांधी जी के पैर छुआ और फिर बंदूक से 3 गोलियां उनके सीने पर दाग दी। गांधी जी हे राम बोलते हुए वहीं पर गिर पड़े। लोगों ने एक चौथी गोली की भी आवाज़ सुनी। कहते हैं कि नाथूराम ने खुद को मारने का प्रयास किया था, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और गोली उन्हें नहीं लगी। गांधी जी को आधे घंटे बिरला हाउस में ही रखा गया। उसके बाद डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित किया। पूरी हत्या की जाँच का आदेश जिम्मी को सौंपा गया और उसने रिपोर्ट तैयार की। नाथूराम और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई और उसके अलावा विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे आदि को आजीवन कारावास की सजा हुई। एक दिन जिम्मी जब नाथूराम से मिलने गया तो नाथूराम ने बताया कि तुम्हें हत्या की तहकीकात का आदेश इसलिए दिया गया है जिससे कि तुम सच्चाई को दबा सको और उनके मौत की सच्चाई मेरे मरने के साथ ही दफन हो जाएगी। यहाँ पर नाथूराम शायद किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे ये सब चीजें करवाई गई हैं। यहाँ पर नाथूराम यह भी कहता है कि अपने साहब से कह दो कि नारायण आप्टे को छोड़ दें, लेकिन 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और नारायण आप्टे को फांसी दे दी जाती है। जिम्मी जब रैना से इन सब चीज़ों का कारण पूछता है तो रैना बताता है कि अब्राहम लिंकन की मौत के बाद भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि कुछ बड़े नेताओं का हाथ है, यहाँ भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। जब जिम्मी ने नाम पूछा तो उसने एक नाम जमीन पर लिखा और फिर तुरंत मिटा दिया। उसने कहा कि कभी कभी देश को एकीकृत करने के लिए बड़े बड़े फैसले लेना जरूरी होता है। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है और कई सारे प्रश्न छोड़ जाती है जिसका उत्तर दर्शकों को खोजना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।